हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 13 को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है वाटर यानी ओशियंस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कहा जा रहा है कैन वी थिंक ऑफ लाइफ विदाउट वाटर, क्या हम लोग सोच भी सकते हैं कि पानी के बिना जिंदगी कैसा होगा। इट इज सेड दैट वाटर इज लाइफ, कहा जाता है कि पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है। वाटर इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स दैट एग्जिस्ट ओवर द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो पानी इसेंशियल है हर एक कंपोनेंट ऑफ लाइफ के लिए जो अर्थ के सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं। द क्रिएचर्स ऑन द अर्थ आर लकी दैट इट इज अ वाटर प्लेनेट। तो अर्थ पे जो रहने वाले लोग हैं वो अपने आप को लकी बोल सकते हैं, लकी यानी भाग्यशाली समझ सकते हैं, क्योंकि अर्थ पे पानी है, ठीक है, जो कहीं दूसरी जगह पे नहीं माना गया। वाटर इज रेयर कमोडिटी इन आवर सोलर सिस्टम। वाटर हमारे सोलर सिस्टम में काफ़ी कम जगह पे एग्जिस्ट करता है, रेयर कमोडिटी है। देयर इज नो वाटर ऑन द सन और एनीवेयर एल्स इन द सोलर सिस्टम। तो कहा जा रहा है कि कहीं भी वाटर नहीं है दूसरे जगह सोलर सिस्टम में देखा जाए, ठीक है। देयर इज नो वाटर ऑन द सन और एनीवेयर एल्स इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ फॉर्चुनेट हैज बीन अबंडेंट सप्लाई वाटर इन इट्स सरफेस, हेंस आवर प्लेनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। तो पानी की अवेलेबिलिटी के कारण ही अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो वाटर इज अ साइक्लिक रिसोर्स, पानी एक साइक्लिक रिसोर्स है। इट कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड, इसको यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। वाटर ऑल्सो अंडरगोज अ साइकिल फ्रॉम द ओशियन टू लैंड एंड लैंड टू ओशियन। तो कहा जा रहा है वाटर का एक साइकिल ओशियन से लैंड की तरफ, लैंड से ओशियन की तरफ है। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन इन और अबव द अर्थ। तो कहा जा रहा है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या क्या हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी के मूवमेंट को कहाँ, तो ऑन यानी कि अर्थ के सरफेस पे, इन यानी अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर, ठीक है। द वाटर साइकिल हैज बीन वर्किंग फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स एंड ऑल द लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन इट। कहा जाए वाटर साइकिल जो बिलियंस ऑफ ईयर से एग्जिस्ट करता है और अर्थ पे जितने भी लाइफ है इसी पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट टू एयर वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कहा जा रहा है कि हवा के बाद पानी ही दूसरा ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ पे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज क्वाइट अनइवन, लेकिन पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह एक जैसा नहीं है, अनइवन है, मतलब हर जगह बराबर नहीं है। मैनी लोकेशन है प्लेंटी ऑफ वाटर वाइल अदर्स हैव लिमिटेड क्वांटिटी। तो कहा जा रहा है बहुत सारे ऐसा लोकेशन जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी है जबकि कहीं लिमिटेड क्वांटिटी में पानी है। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन द अर्थ हाइड्रोस्फीयर इन डिफरेंट फॉर्म। तो कहा जा रहा है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है क्या, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन द अर्थ, अर्थ के अंदर जो है साइकिल वाटर का सर्कुलेशन डिफरेंट फॉर्म में, लिक्विड, सॉलिड और गैसियस फॉर्म में, मतलब कि बर्फ हो, पानी हो या फिर वाटर वेपर हो। इट ऑल्सो रेफर टू द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द ओशंस। तो इसमें क्या है, कंटिन्यूअस चेंज ऑफ वाटर बिटवीन द ओशंस, ओशन के बीच में वाटर का चेंज, उसके अलावा एटमॉस्फेयर, लैंड सरफेस और ऑर्गेनिज्म के बीच में वाटर का चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में एक्चुअली है क्या। तो यह है अंडरग्राउंड फ्लो, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर है। अंडरग्राउंड वाटर एक्चुअली क्या होता है, किसी तरीके से यहाँ से ओशियन में आता है, अंडरग्राउंड वाटर भी मिल जाता है। ऐसे आप देख सकते हैं ये जो है अंडरग्राउंड वाटर का लेयर है, ये ओशियन है। यहाँ से इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन होता है, उसके इवापोरेशन के बाद यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन से प्रेसिपिटेशन होता है, या फिर यहाँ पे फिर से बादल बनता है। कहने का मतलब बादल के बाद प्रेसिपिटेशन से फिर ज़मीन पे आता है, ज़मीन पे आने के बाद वो नदी में बहता है, सरफेस रन ऑफ वाटर फिर से ओशियन में जाता है, फिर इवापोरेशन होता है। कुछ जो सरफेस जो पानी है तो पेनिट्रेट करके मिट्टी में पेसते हुए नीचे जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर होता है, इसका हम लोग यूज करते हैं। इस तरीके से वाटर साइकिल चलता है, काफ़ी बचपन से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे और हम लोग पढ़ते हैं कि वाटर स्टोरेज इन ओशन। तो कंपोनेंट क्या है, वाटर कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। तो पानी जो वाटर मतलब कि पानी जो ओशियन में स्टोरेज है वहाँ से इवापोरेशन होता है, ठीक है, इवो ट्रांसपीरेशन होता है, सब्लिमेशन होता है, वाटर इन एटमॉस्फेयर, वहाँ पे कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन होता है। वाटर स्टोरेज इन आइस एंड स्नो, तो वहाँ पे स्नो पिघलता है, सरफेस रन ऑफ बनता है, उसके बाद स्ट्रीम मतलब धारा बनता है, नदी बनाता है, सरफेस रन ऑफ, स्ट्रीम फ्लो, फ्रेश वाटर स्टोरेज, इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर, सॉरी ग्राउंड वाटर स्टोरेज। तो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज स्प्रिंग्स, तो ग्राउंड वाटर जो है ग्राउंड वाटर निकलता है स्प्रिंग के सहारे, जहाँ झरना होता है वहाँ, या फिर पाइप लगा के हम लोग चापाकल वगैरह में निकालते हैं, कुआं में निकालते हैं। अबाउट 71% ऑफ प्लेनेटरी वाटर इज फाउंड इन द ओशन। तो कहा जा रहा है प्लेनेट पे जितने पानी है उसका 71% लगभग ओशियन में, ठीक है। द रिमेनिंग इज हेल्ड एज फ्रेश वाटर इन ग्लेशियर एंड आइस कैप। तो कहा जाए कि 71% जो है ओशियन में है, उसके बाद जो है फ्रेश वाटर के रूप में ग्लेशियर में है, आइस कैप में है, अंडरग्राउंड में है, सरफेस में है, लेक्स में, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, स्ट्रीम एंड विद इन लाइफ। नियरली 51% ऑफ वाटर डेट फॉल ऑन लैंड रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द इवापोरेशन। कहा जा रहा है कि अर्थ पे जितना पानी प्रेसिपिटेट होकर के आता है उसका 59% जो है एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाता है डिफरेंट मेथड से, जैसे इवापोरेशन से हो गया या फिर और भी कई तरीके से। द रिमाइंडर रन ऑफ द सरफेस इनफिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड और पार्ट ऑफ बिकम ग्लेशियर। तो कहा जा रहा है कि जो बाकी जो बच गया 59% के बाद या तो सरफेस के अंदर चला जाता है, ग्राउंड वाटर बन जाता है, या फिर उसका यूज किया जाता है सरफेस रन ऑफ के रूप में ओशियन में चला जाता है, ग्लेशियर में जमा हो जाता है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द रिन्यूएबल वाटर ऑन द अर्थ इज कांस्टेंट। तो कहा जा रहा है कि ऐसा नोट करना चाहिए, मतलब ये ध्यान में रखना चाहिए, जो रिन्यूएबल वाटर है अर्थ पे
ये कांस्टेंट है। वाइल द डिमांड इज इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली, तो ठीक है, लेकिन डिमांड जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली टू द वाटर क्राइसिस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, इसके कारण से क्या वाटर क्राइसिस दुनिया के कई हिस्सों में हो चुका है। आजकल तो पानी की लड़ाई भी हो जा रहा है। स्पेशली एंड टेम्पोररी द पॉपुलेशन ऑफ द पोल्यूशन ऑफ वाटर रिवर वाटर हैज फर्दर एग्रेवेटेड द क्राइसिस, और नदी के पानी का पॉल्यूट होना इस क्राइसिस को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। हाउ कैन यू इंटरवीन इन इम्प्रूविंग द वाटर क्वालिटी एंड ऑगमेंटिंग द एबिलिटी क्वांटिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट, रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर का रिलीफ, यानी कि ओशियन का नीचे का जो सरफेस है, ओशियन का जो सरफेस है वो कैसा है, वो एकदम स्मूथ है या फिर उसके अंदर भी पहाड़ है, उसमें गड्ढा है, क्या है, उसके बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ओशियंस आर कन्फाइंड टू द ग्रेट डिप्रेशन इन द अर्थ आउटर लेयर, तो कहा जा रहा है अर्थ का जो सबसे आउटर का लेयर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गड्ढा में ओशियन है। इन दिस सेक्शन वी शॉल सी द नेचर ऑफ ओशियन बेसिन ऑफ द अर्थ, तो ओशियन का टोपोग्राफी कैसा उसके बारे में लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। द ओशियन अनलाइक द कॉन्टिनेंट मर्ज सो नेचुरली इनटू वन अनदर दैट इज हार्ड टू डिमार्केट देम, तो कहा जा रहा है कि ओशियन जैसे कंटिनेंट है, यहाँ पे हम लोग डिमार्केट कर लेते हैं कि ये एशिया है, इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है ना, ये बाउंड्री रहेगा। लेकिन ओशियन के अंदर बाउंड्री बनाना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, उसको डिमार्केट करना कि कहाँ से इंडियन ओशन है और कहाँ से अटलांटिक ओशन है, ये डिमार्केट करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सब एक जैसे नीचे में होते हैं। द जियोग्राफर्स हैव डिवाइडेड द ओशनिक पार्ट ऑफ अर्थ इनटू 5 ओशन, लेकिन फिर भी पढ़ने की दृष्टि से सुविधा के लिए जियोग्राफर्स के द्वारा 5 पार्ट में ओशन को बांटा गया है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, उसके बाद आता है आर्कटिक और सदर्न ओशन। द वेरियस सी, बे, गल्फ एंड अदर इनलेट्स आर पार्ट ऑफ दिस लार्ज फोर ओशन, तो इसी ओशियन का डिफरेंट पार्ट है जो हम लोग बे देखते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, ये दोनों इंडियन ओशन का पार्ट है, ठीक है। द मेजर पोर्शन ऑफ ओशन फ्लोर इज अराउंड बिटवीन 3 to 6 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, तो सी लेवल के लगभग 3 से 6 किलोमीटर अंदर जाने पे ज़्यादातर ओशन फ्लोर मिलता है, मतलब ज़्यादातर जो सी है 306 किलोमीटर गड्ढा है, ठीक है, 3 से लेकर 6 किलोमीटर तक गड्ढा है, कहीं कहीं ज़्यादा है, लेकिन अधिकांशतः सी लेवल इसी का बराबर का है, मतलब अंदर समुद्र के नीचे पानी जो हम लोग को दिखता है उसके नीचे इतना। द लैंड अंडर द वाटर ऑफ द ओशियन दैट इज द ओशियन फ्लोर एग्जिबिट कॉम्प्लेक्स एंड वेराइड फीचर एज द ऑब्जर्व ओवर द लैंड, तो कहते हैं जिस तरीके से हम लोग जमीन के ऊपर देखते हैं काफ़ी डिफरेंट फीचर है, जैसे कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं नदी है, कहीं बालू है, उसी तरीके से जमीन के मतलब कि पानी के अंदर भी जहाँ पे ओशियन का फ्लोर है वहाँ भी इसी तरीके से है, वहाँ भी एक जैसा समानता नहीं है। द फ्लोर्स ऑफ ओशंस आर रग्ड विद वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन, तो कहा जा रहा है कि अर्थ के नीचे मतलब कि ओशियन फ्लोर पे तो दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन, एवरेस्ट से भी बड़ा माउंटेन नीचे में है, ठीक है। कई रेंजेज है, डीपेस्ट ट्रेंच है, और भी कई गड्ढे भी हैं वहाँ पे, जैसे मरियाना ट्रेंच है जो लगभग 12 किलोमीटर गड्ढा है, लार्जेस्ट प्लेन भी है। दिस फीचर्स आर फॉर्म्ड लाइक दोज ऑफ द कंटिनेंट बाय द फैक्टर्स ऑफ टेक्टोनिक, वोल्केनिक, डिपोजिशनल प्रोसेस, तो ये जो फीचर कैसे बनता है, तो टेक्टोनिक प्रोसेस से बनता है, वोल्केनिक प्रोसेस से बनता है, डिपोजिशनल प्रोसेस से बनता है ओशियन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ ओशियन फ्लोर के बारे में पढ़ते जाएं, तो ओशियन फ्लोर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर डिवीजन, तो ओशियन फ्लोर को मेनली 4 डिवीजन में हम लोग बांट सकते हैं। पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा है कॉन्टिनेंटल स्लोप, तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे ये ज़मीन वाला हिस्सा था, है ना, और यहाँ से ऐसे ढलान बनते जा रहा है, ये पानी इधर जम गया, समुद्र वाला हिस्सा है, ठीक है, ये ज़मीन है यहाँ तक, यहाँ से समुद्र है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और यहाँ जो नीचे वाला जो होता है उसको होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। डीप सी प्लेन, उसके बाद जो नीचे का डीप सी प्लेन आता है, उसके बाद ओशियनिक डीप, मतलब समुद्र में और जहाँ गड्ढा बना, तो इसको इस तरीके से बांटा गया है, 4 डिवीजन में बांटा गया है। पहला कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसका डीप सी प्लेन और डीप ओशियन डीप्स। बिसाइड दिस डिवीजन देयर आर आल्सो मेजर एंड माइनर रिलीफ फीचर, इसके अलावा भी कई रिलीफ फीचर जैसे रिज जो पहाड़ होता है, हिल्स, सी माउंट्स, गयोट्स, ट्रेंचेज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में पढ़ लेते हैं। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइड बाय रिलेटिवली शैलो सी एंड गल्फ, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, जो कॉन्टिनेंट का जो ज़मीन था उसी का एक्सटेंडेड मार्जिन होता है, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे समुद्र और ओशियन दोनों मिलते हैं उसी के आसपास का इलाका होता है, जहाँ पे हल्का सैलो मतलब कि हल्का गड्ढा सी बनता है, गल्फ बनता है, जहाँ पे गहराई ज़्यादा नहीं होता है। इट इज़ द सैलोवेस्ट पार्ट ऑफ ओशन, ओशन का सबसे कम गहरा वाला पार्ट है, सबसे कम गहरा वाला पार्ट है, मतलब सैलोवेस्ट पार्ट है। शोइंग एन एवरेज ग्रेडियंट ऑफ 1 डिग्री और इवन लेस। द सेल्फ टिपिकली इंड एट ए वेरी स्टीप स्लोप कॉल्ड सेल्फ ब्रेक, तो कहा जा रहा है कि सेल्फ आगे चल के जैसे अभी कम ढलान में अचानक से पूरा ढलान बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ खत्म हो जाता है, यहाँ पे इसको हम लोग सेल्फ ब्रेक बोलते हैं। द वाइड्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन वेरी वन ओशन टू अनदर, तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है तो उसका जो वाइड्थ है मतलब कि कितने दूर तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा ये वेरी करता है एक ओशन से दूसरे ओशियन में। द एवरेज वाइड्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ है 80 किलोमीटर, एवरेज वाइड्थ जो है 80 किलोमीटर के आसपास है। द शेल्फ्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट और वेरी नैरो अलॉन्ग द सम ऑफ द मार्जिन, तो कहा जा रहा है कहीं कहीं तो शेल्फ है ही नहीं, ठीक है, जैसे कोस्ट ऑफ चिल्ली, यहाँ पे बताया कोस्ट ऑफ चिल्ली, वहाँ पे कोई शेल्फ ही नहीं। द वेस्ट ऑफ कोस्ट ऑफ सुमात्रा, वहाँ पे शेल्फ नहीं, अचानक से ज़मीन के बाद सीधे पानी आने लगता है, कोई ऐसे ढलान वाला पोर्शन नहीं है। ऑन द कंट्रेरी द साइबेरियन शेल्फ इन द आर्कटिक ओशन द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, वहीं देखा जाए तो साइबेरियन शेल्फ जो है आर्कटिक ओशन का वो सबसे बड़ा है दुनिया में, जो 1500 किलोमीटर का है। द डेप्थ ऑफ द शेल्फ आल्सो वेरी, जो शेल्फ का डेप्थ है वो भी वेरी करता है। इट में भी सैलो 30 मीटर इन असम एरिया,
तो कहीं कहीं ये 30 मीटर का ही हो सकता है, कहीं कहीं 600 मीटर का भी है। द कंटिनेंटल शेल्फ आर कवर्ड विद वेरिएबल थिकनेस ऑफ सेडिमेंट। तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं उसका भी वेराइटी ऑफ रीजन, मतलब कि कई रीजन से, वो जैसे बे ऑफ बंगाल मान लीजिए ऐसे है, तो बे ऑफ बंगाल के पास जो शेल्फ होगा यहाँ पे भी तो ऐसा स्लोप बना होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट नदी से लाया जाता है पानी यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारा नदी का मटेरियल जमा किया जाएगा। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर कवर्ड विद वेरिएबल थिकनेस और सेडिमेंट्स ब्राउट बाय रिवर, ग्लेशियर, विंड, लैंड डिस्टर्ब बाय वेव्स एंड करेंट्स, मैसिव सेडिमेंट्री डिपॉजिट रिसीव ओवर अ लॉन्ग टाइम बाय द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो कहा जा रहा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्री डिपॉजिट ओशन में जमा किया जा रहा है, जो आगे चल के फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे किलोमीटर में दिखाया गया है, ये अर्थ का क्रस्ट है, और यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिल रहा है कंटिनेंटल शेल्फ है। जैसे यहाँ पे ऐसे ये ज़मीन था, अचानक से यहाँ पे ढलान वाला पोर्शन आने लगा, है ना, ये ढलान वाला पोर्शन आने लगा, तो इसको बोलेंगे, यहाँ से जो बोलेंगे उसको सेल्फ ब्रेक बोलेंगे। ये जो हो गया कंटिनेंटल शेल्फ हो गया, ठीक है, ये जो हो गया कंटिनेंटल शेल्फ हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे जो स्लोप दिखा रहा हो कंटिनेंटल स्लोप पूरा कहलाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे, चाहे यहाँ पे देख सकते डीप ओशियन बेसिन क्या है, तो डीप ओशियन बेसिन तो अर्थ मतलब ये तो ऊपर में जमीन था ही, ये मान लीजिए कि ओशियन 10 किलोमीटर अंदर में देखा जा रहा है, ओशियन का ये जो है सरफेस हो गया, ओशन का सरफेस हो गया। ओशन के सरफेस पे यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे भी एक पहाड़ है, तो बीच में जो बेसिन बन गया है ना, जैसे ज़मीन पे क्या होता है कि एक पहाड़ यहाँ एक पहाड़ यहाँ है, तो बीच में बेसिन बनता है ज़मीन के अंदर। अब जब पानी के अंदर जो ज़मीन है, ठीक है, पानी के अंदर जो ज़मीन है उसके ऊपर भी पहाड़ है, तो वहाँ पहाड़ है तो उसके बीच में भी एक बेसिन बना होगा, तो उसी को डीप ओशियन बेसिन बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो छोटे पहाड़ होते हैं उसको गायोट बोलते हैं। इस तरह के जो माउंट हल्का ऊंचा पहाड़ होता है सी माउंट बोलते हैं, ठीक है। जो काफ़ी छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उसको अब एबाइसल हिल बोलते हैं, और जो प्लेन वहाँ पे इलाका होता है उसको एबाइसल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे यदि बढ़े तो मिड ओशियन रीज कहने का मतलब कि ओशियन के बीच में पहाड़, इस तरीके से वोल्केनो जब बनता है, मान लीजिए कि ओशियन के अंदर वोल्केनो आया, ठीक है, जैसे ज़मीन पे वोल्केनो होता है तो क्या होता है, ऊंचा ऊंचा पहाड़ बन जाता है। उसी तरीके से ओशियन के अंदर यदि वोल्केनो आया तो क्या होगा, वहाँ पे भी पहाड़ बन जाएगा। तो वही यहाँ पे दिखाया है, वहाँ पे भी पहाड़ बन गया, तो इसको बोलते हैं मिड ओशियन रीज, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप कनेक्ट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड ओशियन बेसिन। तो सबसे पहले क्या बताया कि ऐसे जो होता है, मान लीजिए ये तो कॉन्टिनेंट का हिस्सा हो गया, यहाँ पे जो आता है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, उसके बाद यहाँ पे ओशियन का पोर्शन चालू होगा ऐसे, है ना। तो जो ये ज्वाइनिंग पोर्शन होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ को और ओशियन बेसिन को, उसको कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। इट बिगिन हियर द बॉटम ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ शार्पली ड्रॉप। तो जहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप ऐसे डार्क मतलब कि तुरंत मतलब कि ड्रॉप कर जाता है, वहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप यहाँ पे चालू होता है। द डेप्थ ऑफ स्लोप बिटवीन वेरीज बिटवीन 200 to 3000 मीटर। तो 200 से 3000 मीटर तक इसका वेरी करता है। द स्लोप बाउंड्री इंडिकेट द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट। स्लोप बाउंड्री जो कॉन्टिनेंट के एंड को यहाँ पे शो करता है कि अब यहाँ पे कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन खत्म हो गया है, ठीक है। कैनियंस एंड ट्रेंचेज आर ऑब्डन दिस रीजन। तो इस रीजन में कैनियन और ट्रेंचेज पाए जाते हैं। ट्रेंचेज यानी काफ़ी गड्ढे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डीप सी प्लेन। डीप सी प्लेन और जेंटली स्लोपिंग एरिया ऑफ ओशियन बेसिन। तो समुद्र का एक तरह से बॉटम वाला पोर्शन आ गया है ना, समुद्र का बॉटम वाला पोर्शन हो गया कि यहाँ से यहाँ तक पानी है, इधर ज़मीन था, यहाँ से ऐसे ऐसे पोर्शन आया, यहाँ पे ओशियन का सरफेस आ गया, तो इसी को डीप सी प्लेन बोलते हैं। अब यहाँ पे भी डिफरेंट तरह के फीचर होते हैं, पहाड़ होते हैं, नदी होते हैं, समुद्र के अंदर सब कुछ होता है। डीप सी प्लेन्स आर जेंटली स्लोपिंग एरिया ऑफ ओशियन बेसिन। दे आर फ्लैटेस्ट, एक फ्लैट होते हैं, स्मूथ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं, मतलब कि जो हम लोग बिहार यूपी में जो प्लेन वाला इलाका देखते हैं उससे भी ज़्यादा स्मूथ होते हैं। द डेप्थ वेरी बिटवीन 3000 to 600 मीटर। तो डेप्थ जो है 3 से 6 किलोमीटर के बीच वेरी करता है इसका। दीज प्लेन्स आर कवर्ड विद फाइन ग्रेडियंट सेडिमेंट लाइक क्ले एंड सिल्ट। ये जो है काफ़ी अच्छे पार्टिकल से ढके हुए होते हैं, जैसे क्ले और सिल्ट से ढके हुए होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ओशियनिक डीप एंड ट्रेंचेज के बारे में लोग पढ़ते हैं। तो दीज एरियाज आर डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। तो ओशियनिक डीप जो होते हैं मतलब कि डीपेस्ट पार्ट होते हैं ओशियन के, ठीक है। द ट्रेंचेज आर रिलेटिवली स्टीप साइड। जो ट्रेंच होते हैं रिलेटिवली स्टीप साइड होते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नैरो बेसिन यहाँ पे बनाते हैं। देयर आर 3 to 5 किलोमीटर डीपर देन सराउंडिंग ओशियन फ्लोर। तो बाकी जो ओशियन फ्लोर है उसके मुकाबले 3 से 5 किलोमीटर ज़्यादा डीप होते हैं। आगे एक पिक्चर में इसको और क्लियर से हम लोग समझेंगे। दे अकर एज द बेस ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप के बेस के रूप में काम करते हैं। लॉन्ग आइलैंड आर्क्स एंड आर्क्स आर एसोसिएटेड विद एक्टिव वोल्केनो एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। तो यहाँ पे वोल्केनो अर्थक्वेक सब आता है। दिस इज वाई दे आर सिग्निफिकेंट इन स्टडी ऑफ प्लेट मूवमेंट। एज मैनी 57 डीप्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड। कहा जा रहा है कि अभी तक 57 डीप एक्सप्लोर किया गया है, जिसमें 32 तो पैसिफिक ओशन में है, 19 अटलांटिक ओशन में और 6 इंडियन ओशन में, ठीक है। अब देखते हैं माइनर रिलीफ फीचर। तो ये तो हम लोग मेजर रिलीफ फीचर के बारे में पढ़ते हैं, अब हम लोग माइनर रिलीफ फीचर के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं सबसे मिड ओशियनिक रीज। तो जैसा कि हम लोग पढ़े मिड ओशियनिक रीज क्या होता है, तो मिड ओशियनिक रीज इज कंपोज्ड ऑफ 2 चेन्स ऑफ माउंटेन। 2 माउंटेन यहाँ पे होता है ऐसे, ठीक है, जिसके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन होता है।
द माउंटेन रेंजेज कैन हैव पीक्स एज हाइट 2500 मीटर एंड सम इवन रीच अबाउट द ओशियन सरफेस। तो कहा जा रहा है कुछ माउंटेन पीक तो 2500 मीटर के ऊंचे होते हैं, तो जो 2500 मीटर वाला होगा वो ऊपर तो नहीं आएगा, क्योंकि ओशियन कितना गहरा है, 6 किलोमीटर के आसपास गहरा होता है। और कुछ जो है ओशियन के सरफेस पे पहुंच जाते हैं ना, जैसे जो अंडमान निकोबार है इसी तरह का एक माउंटेन है। आइसलैंड अ पार्ट ऑफ मिड अटलांटिक रीजन एग्जाम्पल। तो आइसलैंड जो आपको दिख रहा है, आइलैंड एक आइसलैंड है, एक तरह का मिड ओशनिक रीज है अटलांटिक ओशन का, ठीक है। तो मतलब एक नीचे से पहाड़ है, ऊपर आकर के वो मतलब कि उसका पानी से ऊपर निकल गया, इतना ऊंचा पहाड़ हो गया, फिर यहाँ पे जमते जमते वो आइलैंड बन गया। नेक्स्ट सी माउंट, इट इज़ अ माउंटेन विथ पॉइंटेड समिट्स। तो कहा जा रहा है कि माउंटेन होते हैं समुद्र के अंदर ही, जिसका हाइट थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, राइजिंग फ्रॉम द सी फ्लोर दैट डजंट रीच द सरफेस। ये सरफेस तक नहीं पहुँचते। सी माउंट्स आर वोल्केनिक इन ओरिजिन, ये वोल्केनिक ओरिजिन के होते हैं। दे कैन बी 3000 to 4500 मीटर टॉल। द इम्पेरर सी माउंट एन एक्सटेंशन ऑफ हवाईयन आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन, गुड एग्जाम्पल। तो कहा जा रहा है एक सी माउंट है जिसका नाम है इम्पेरर सी माउंट, जो हवाई आइलैंड में पैसिफिक ओशन के पास है। नेक्स्ट सबमरीन कैनियंस, दीज आर डीप वैलीज सम कंपेरेबल टू द ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो रिवर। तो कोलोराडो रिवर का एक ग्रैंड कैनियन है। अब कोलोराडो रिवर कहाँ है, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से कंटिनेंट में है। उसके डीप वैली जैसे देखने के लिए मिलते हैं। दे आर समटाइम फाउंड कटिंग अक्रॉस द कंटिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप्स ऑफन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ लार्ज रिवर। तो कहा जा रहा है कि मेनली जो बड़े नदी समुद्र में गिरती है वहाँ के पास से चालू होती है। द हडसन कैनियन इज बेस्ट नॉन सबमरीन कैनियन इन द वर्ल्ड। तो कहा जा रहा है कि हडसन कैनियन जो है बेस्ट नॉन सबमरीन कैनियन है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से कॉन्टिनेंट का कुछ स्लोप बनता है, ऐसे होता है। ये तो हो गया कॉन्टिनेंट का पोर्शन, ये हो गया कॉन्टिनेंट शेल्फ, नीचे हो गया कॉन्टिनेंट स्लोप, ये हो गया डीप ओशियन बेसिन। मान लीजिए कि नदी यहाँ से ऐसे आ रही है, नदी यहाँ से आ रही है, तो नदी काफ़ी स्पीड से आती है, तो यहाँ का पानी जब यहाँ से ऐसे मिलेगा समुद्र में, तो लोगों को लगता है कि ऐसे मिलता होगा, ऊपर में पानी रहता होगा। नहीं, यहाँ पे एक झरना टाइप का नदी बना देती है। यहाँ पे जैसे पानी, तो नदी यहाँ पे झरना टाइप का बनाती है, तो काफ़ी हाइट से पानी गिरने के कारण यहाँ पे भी एक जो है नदी टाइप का क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे बोला गया है सबमरीन कैनियंस, ठीक है। तो जैसे नदी टाइप का वहाँ पे बनता है, मतलब उतना बड़ा नदी नहीं बनता, लेकिन कुछ वहाँ पे स्ट्रीम टाइप का बन जाता है, जिसको बोला जाता है। तो वही हडसन रिवर के द्वारा जो बनाया जाता है यहाँ पे, वो बताया जा रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा है, बेस्ट है। गायट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इट इज़ अ फ्लैट टॉप सी माउंट। तो जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, सी माउंट क्या होता था, पॉइंटेड होता था। तो प्लेट्यू यदि सरफेस के अंदर बना तो उसको गायट्स बोलेंगे, ठीक है। दे शो एविडेंस ऑफ ग्रेजुअल सबसिडेंस थ्रू द स्टेजेस टू बिकम फ्लैट टॉप सबमर्ज्ड माउंटेन्स। इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 10,000 सी माउंट्स ऑन गैट एग्जिस्ट इन द पैसिफिक ओशन एलोन। तो कहा जा रहा है कि पैसिफिक ओशन में सिर्फ देखा जाए 10,000 इस तरीके पाए जाते हैं, सी माउंटेन और गैट्स मिलाकर के। एटॉल क्या होता है, तो एटॉल जो एक्चुअली होता है एक कोरल का आइलैंड होता है, ठीक है। तो दे आर लो आइलैंड फाउंड इन ट्रॉपिकल ओशियन कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ सराउंडिंग ऑन अ सेंट्रल डिप्रेशन। इट में भी पार्ट ऑफ सी, तो कहा जा रहा है सी या फिर लैगून का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो कोरल होता क्या, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कोरल छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो मरने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के सहारे ही हम लोग सीमेंट बनाते हैं। तो जब बहुत सारा कोरल मर जाता है तो वहाँ पे एक आइलैंड बन जाता है, जिसको कोरल आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। मतलब समझ सकते हैं कि उसका जो सेल होता है कोरल का, जैसे कछुआ का जो सेल होता है, उसी तरह से कोरल का सेल होता है। उसी सेल को जुड़ करके पूरा आइलैंड बन जाता है, जिसको कोरल आइलैंड बोलते हैं। तो उसी आइलैंड का एक टाइप है एटॉल। कोरल आइलैंड के बारे में हम लोग जहाँ पे मिलेगा हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अब टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर का, जरा ओशियन वाटर का टेम्परेचर कैसा होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो दिस सेक्शन डील्स विद द स्पेटियल एंड वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन वेरियस ओशियन। तो फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड। द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल बिकॉज द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज ऑफ पोलर। तो सरफेस वाटर मतलब ओशियन का जो सबसे ऊपर का पानी है उसका टेम्परेचर इक्वेटर के पास ज़्यादा होता है और पोल की तरफ जाने पे कम होता है। सरफेस वाटर का टेम्परेचर याद रखिएगा, पोलर डिक्रीज करता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, तो सबसे पहले तो लैटिट्यूड के कारण ऐसा हुआ। दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड और वाटर का अनइक्वल भी डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे, द ओशियन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट ड्यू टू देयर कॉन्टैक्ट विद लार्जर एक्सटेंट ऑफ लैंड। तो कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है, वाटर कम है, वही साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कम है, पानी ज़्यादा है। तो लैंड ज़्यादा है तो इसके कारण से यहाँ के वाटर को ज़्यादा हीट मिलता है, ठीक है। तो इसके कारण भी मतलब टेम्परेचर वेरी करता है। नेक्स्ट प्रिवेलिंग विंड, वहाँ का विंड कैसा है, तो विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड द ओशियन ड्राइव वार्म सरफेस वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट रिजल्टिंग इन अपवेलिंग ऑफ द कोल्ड वाटर फ्रॉम बिलो। इट रिजल्ट द लॉन्गिट्यूडल वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो कहा जा रहा है कि इसके कारण से लॉन्गिट्यूडल वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, है ना। जो लैंड से ओशियन की तरफ जो बहते हैं उसमें गर्म हवा होता है। कॉन्ट्रेरी टू द ऑनशोर विंड्स पाइल वार्म वाटर नियर द कोस्ट एंड रेजेज द टेम्परेचर। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे ओशियन करेंट। तो वार्म ओशियन करेंट रेज द टेम्परेचर इन कोल्ड एरिया। तो जो वार्म ओशियन करेंट होता है कोल्ड एरिया में टेम्परेचर को राइज करता है, जबकि कोल्ड एयर करेंट जो है डिक्रीज करता है वार्म ओशियन एरिया में। तो गल्फ स्ट्रीम जो वार्म करेंट है रेजेज द टेम्परेचर नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट के पास टेम्परेचर इंक्रीज करता है।
और वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप के पास, जबकि लेब्राडोर करेंट जो है कि कोल्ड करेंट है। ये दोनों एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट के बारे में कि कौन कोल्ड है कौन वार्म है, तो याद रखिएगा लेब्राडोर कोल्ड करंट है। तो लो टेम्परेचर को लो करता है नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में। तो मतलब कोल्ड करंट जहाँ से पास करेगा वहाँ का टेम्परेचर लो रहेगा, जहाँ से हाई करंट मतलब कि वार्म करंट पास करेगा वहाँ का टेम्परेचर हाई रहेगा। ऑल दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ ओशियन करंट लोकली। तो कहा जाए जितना भी इन्फ्लुएंस आपको दिख रहा है टेम्परेचर के करंट को, ओशियन के करंट को लोकली इन्फ्लुएंस करता है। द इनक्लोज सी इन लो लैटिट्यूड रिकॉर्ड हाइयर टेम्परेचर देन द ओशियन सी। तो कहा जा रहा है कि जो इनक्लोज सी है, इनक्लोज सी मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, जैसे बाल्टिक सी हो गया, सॉरी कैस्पियन सी हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, ये सब का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ओपन सी के मुकाबले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो वाटर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ऊपर से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मतलब कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। द टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल फॉर द ओशियन वाटर सो द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द इंक्रीजिंग डेप्थ। तो मतलब कि यहाँ पे शो किया जाए कि जैसे ही हम लोग नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर वहाँ पे डिक्रीज करता है, मतलब कि हम लोग अर्थ ओशियन के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। द प्रोफाइल शो द बाउंड्री रीजन बिटवीन द सरफेस वाटर एंड ओशियन एंड डीपर लेयर। तो कहा जा रहा है कि एक प्रोफाइल यहाँ पे बनाया जाए, तो प्रोफाइल कहने का मतलब कि एक मैप टाइप, एक क्या ग्राफ टाइप का बना सकते हैं कहाँ पे कितना होता है। द बाउंड्री यूजुअली बिगिन 10 to 400 मीटर। तो एक बाउंड्री बनता है किसका, सरफेस वाटर का और ओशियन वाटर का डीपर लेयर में। तो लगभग 100 से 400 मीटर के आसपास एक बाउंड्री बनता है, जहाँ पे मतलब कि वहाँ से ऊपर वाले को सरफेस वाटर बोलते हैं, नीचे वाले को डीप वाटर बोला जाता है। दिस बाउंड्री रीजन फ्रॉम वेयर दिस इज अ रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर थर्मोक्लाइन। तो जहाँ से बाउंड्री रीजन जहाँ पे बनता है, जहाँ पे रैपिड डिक्रीज होता है टेम्परेचर में, उसको हम लोग थर्मोक्लाइन बोलते हैं। तो याद रखिए थर्मोक्लाइन क्या है, जहाँ से मतलब कि ओशियन के अंदर का एक ऐसा पॉइंट जहाँ से टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज करता है, उसको हम लोग थर्मोक्लाइन बोलते हैं। अबाउट 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फाउंड बिलो द थर्मोक्लाइन। तो पानी का जितना 90% हिस्सा जो है थर्मोक्लाइन के नीचे पाए जाते हैं। इन द जोन टेम्परेचर अप्रोच 0 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। द टेम्परेचर सरफेस ऑफ ओशियन ओवर द मिडिल एंड लो लैटिट्यूड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज 3 लेयर सिस्टम फ्रॉम सरफेस टू बॉटम। इसको 3 लेयर सिस्टम में बांटा गया है, सरफेस से बॉटम की तरह। द फर्स्ट लेयर रिप्रेजेंट द टॉप लेयर। तो सबसे ऊपर का लेयर उसको फर्स्ट लेयर बोला गया है ना, जिसमें वार्म ओशियनिक वाटर होता है जो 500 मीटर के लगभग थिक होता है। यहाँ पे जो वाटर का टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। दिस लेयर विद इन द ट्रॉपिकल रीजन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर बट इन मिड लैटिट्यूड इट डेवलप ओनली ड्यूरिंग समर। नेक्स्ट द सेकंड लेयर जिसको हम लोग थर्मोक्लाइन लेयर बोलते हैं, है ना, बिलो द कॉल्ड थर्मोक्लाइन लेयर लाइज बिलो द फर्स्ट लेयर के नीचे पाया जाता है। यहाँ पर रैपिड डिक्रीज होता है टेम्परेचर में। ठीक है, थर्ड लेयर जो काफ़ी ठंडा है, जो काफ़ी गहराई में पाया जाता है। इन द आर्कटिक and Antarctic circle the surface water temperature are close to 0 degree Celsius, so the temperature changes close very slight. Here the only one layer of cold water exists which extend from surface to ocean floor। तो जैसे अंटार्कटिक और आर्कटिक के बारे में बात किया जा रहा है, वहाँ सरफेस वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस के होता है। तो वहाँ पे 3 लेयर के बदले एक ही लेयर होता है, एकदम नीचे से ऊपर तक एक ही लेयर होता है अंटार्कटिक और आर्कटिक में। एक मैप के सहारे देखते हैं कि जो यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे डेप्थ है। ठीक है, तो लगभग 20 से 24 के बीच का टेम्परेचर कहाँ है, 500 डिग्री सेल्सियस तक। 500 डिग्री सेल्सियस से एकदम रैपिड डिक्रीज हो रहा है, एकदम 20 डिग्री से डायरेक्ट कहाँ आ गया, 500 से 1000 आते आते डेप्थ बढ़ते बढ़ते 20 डिग्री से सीधे 4-5 डिग्री के आसपास आ गया। फिर और नीचे जाए, जब हम लोग ज़्यादा डेप्थ में गए 4500 किलोमीटर डेप्थ में गए, तो लगभग ये 1-2 डिग्री के आसपास आ गया, है ना। आगे बढ़ते हैं तो द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर ऑफ ओशियन इज अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस। तो एवरेज टेम्परेचर जो है सरफेस वाटर का ओशियन का वो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। एंड ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज करता है धीरे धीरे। ठीक है, वो इक्वेटर से जब लोग पोल की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज करता है। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड जनरली 0.5 डिग्री पर लैटिट्यूड। तो जितना लैटिट्यूड है उतना 0. मतलब कि 1 लैटिट्यूड जाते हैं तो 0.5 डिग्री सेल्सियस घटता है टेम्परेचर। द एवरेज टेम्परेचर इज अराउंड 22 and 20 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री नियर पोल। तो कहा जा रहा है कि 14 डिग्री यहाँ पे जैसे देखा जाए तो 20 डिग्री लैटिट्यूड के पास एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री है, वहीं 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री लैटिट्यूड के पास देखें तो 14 डिग्री है। अब पोल के नियर एवरेज टेम्परेचर 0 डिग्री है। द ओशियन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर टेम्परेचर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओशियन उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, जैसा कि पहले लोग पढ़े। द टेम्परेचर इज नॉट रिकॉर्डेड एट इक्वेटर बट स्लाइटली टुवर्ड नॉर्थ ऑफ इट। तो कहा जा रहा है कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो है इक्वेटर के पास हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं बल्कि इक्वेटर से हल्का नॉर्थ में हाईएस्ट टेम्परेचर। तो याद रखिएगा, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा, लोग तुक्का मारेंगे कि इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता होगा पानी का, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। द एवरेज एनुअल टेम्परेचर फॉर नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर अराउंड 19 डिग्री सेल्सियस एंड 16 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एवरेज टेम्परेचर का रेंज है 19 है और साउदर्न का 16 है, याद रखिएगा। दिस वेरिएशन इज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। और ये वेरिएशन क्यों है, क्योंकि लैंड और वाटर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ऊपर वाले में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैंड ज़्यादा है वाटर से, और नीचे वाले में वाटर ज़्यादा है लैंड से। ठीक है, वाटर ज़्यादा है लैंड से साउदर्न में और लैंड ज़्यादा है वाटर से नॉर्दर्न में। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पे इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ओशन इज ऑलवेज द सरफेस बिकॉज दे डायरेक्टली रिसीव द हीट। तो कहा जा रहा है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है किसी भी ओशन का वो सरफेस पे होता है, क्योंकि हीट को डायरेक्टली रिसीव करता है और हीट को लोअर सेक्शन में ट्रांसमिट करना पड़ता है, ट्रांसमिट किया जाता है दो डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा, जैसे कन्वेक्शन एक प्रोसेस है उसके द्वारा। इट रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इसके कारण से टेम्परेचर में डिक्रीज होता है, इंक्रीजिंग डेप्थ, बट द रेट ऑफ डिक्रीज नॉट इन्फॉर्म थ्रू आउट। लेकिन हर जगह रेट ऑफ इंक्रीज मतलब कि सेम नहीं है। शुरू में जो टेम्परेचर का जो फॉल होता है काफ़ी धीरे धीरे होता है, लेकिन जैसे ही थर्मोक्लाइन पास करता है वहाँ से टेम्परेचर का फॉल काफ़ी तेज़ी से होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर के बारे में। तो ओशियन वाटर का सैलिनिटी क्यों है, क्यों समुद्र का पानी खारा है ना। ऑल वाटर इन नेचर वेयर रेन और वाटर ओशियन वाटर कंटेन्स डिजॉल्व इन मिनरल सॉल्ट। तो कहा जा रहा है कि जितना भी वाटर है नेचुरल वाटर होना चाहिए, मतलब कि प्राकृतिक पानी होना चाहिए, या वो रेन वाटर हो या ओशियन वाटर हो, तो उसमें कुछ मिनरल सॉल्ट पाया जाता है। सॉलिनिटी टर्म यूज टू डिफाइन द टोटल कंटेंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन द सी वाटर। सॉलिनिटी एक टर्म है जिसको हम लोग किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो समुद्र के पानी में कितना नमक घुला उसको शो करने के लिए हम लोग दिखाते हैं। इट इज कैलकुलेटेड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो कहा जा रहा है कि 1 kg पानी में कितना नमक है उसको हम सॉलिनिटी के रूप में शो करते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज पार्ट पर 1000, तो इसको पार्ट पर 1000 के रूप में हम लोग शो करते हैं। सैलिनिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सी वाटर। सैलिनिटी of 24.7 part per 1000 has been considered at the upper limit to demarcate brackish water। तो 24.7 डिग्री 24.7 पार्ट पर 1000, ठीक है, मतलब इतना ग्राम पर 1000 ग्राम, मतलब कि 1000 ग्राम पानी में यदि 24 ग्राम नमक मिल रहा है तब तक उसको ओशियन वाटर बोलते हैं। उससे ज़्यादा जब होता है उसको ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकिश वाटर क्या होता है, मतलब ज़्यादा सैलिनिटी वाले वाटर को ब्रैकिश वाटर बोला जाता है। ठीक है, अब सैलिनिटी को कौन कौन इफेक्ट करता है, तो सैलिनिटी ऑफ वाटर इन द सरफेस लेयर ऑफ ओशन डिपेंड मेनली ऑन इवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो सरफेस वाटर है ना, सरफेस लेयर है, वहाँ पे सैलिनिटी डिपेंड करते हैं इवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन पे, कितना बारिश हो रहा है और कितना ज़्यादा इवापोरेशन हो रहा है। सरफेस सैलिनिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इन कोस्टल रीजन बाई फ्रेश वाटर फ्लो ऑफ रिवर। जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे सरफेस सैलिनिटी इन्फ्लुएंस होता है फ्रेश वाटर से, और पोलर रीजन प्रोसेसिंग ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ आइस। विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस सैलिनिटी ऑफ एन एरिया। विंड भी सैलिनिटी को मतलब कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू द अदर, क्योंकि पानी के कारण दूसरा मतलब कि हवा के कारण पानी जो है दूसरे ओशन में मिक्सअप होते रहता है। तो ओशियन करंट कंट्रीब्यूट टू द सैलिनिटी वेरिएशन। ओशियन करंट भी सैलिनिटी वेरिएशन को शो करता है। सैलिनिटी टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इंटर रिलेटेड। सैलिनिटी टेम्परेचर और डेंसिटी ऑफ वाटर दोनों एक आपस में इंटर रिलेटेड है। एनी चेंज इन टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंस द सैलिनिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी के डेंसिटी में कोई भी चेंज हो रहा है या टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो उससे सैलिनिटी को भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिखाया जाए हाईएस्ट सैलिनिटी वाटर, तो हम लोग को ये अंदाज़ा लगता हो कि डेड सी सबसे ज़्यादा सैलिनिटी, तो ऐसा नहीं है। टर्की में एक लेक वैन है, सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है 330 पार्ट पर 1000, मतलब कि 1000 ग्राम 1 लीटर पानी लेंगे, मतलब 1000 ग्राम पानी लेंगे तो 330 ग्राम वहाँ से नमक मिलेगा। वहीं देखा जाए तो डेड सी जो है 238 ग्राम वहाँ से मिलेगा, और ग्रेट सॉल्ट लेक से 220। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा सैलिनिटी वाला एरिया कौन है, तो लेक वैन जो टर्की में है, उसके बाद डेड सी का नंबर आता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट शो किया गया है कि स्पेटियल पैटर्न ऑफ सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर को शो किया है कहाँ पे सरफेस टेम्परेचर कितने के रेंज में होता है। ठीक है, जैसे इंडिया के आसपास जो सरफेस टेम्परेचर 27 से 28 डिग्री के कारण होता है। ठीक है, और यही है मतलब ट्रॉपिकल क्या बोलते हैं उसको, साइक्लोन आने के लिए 27 से 28 डिग्री का सेल्सियस टेम्परेचर होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसी कारण से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन आते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द सैलिनिटी फॉर नॉर्मल ओपन रेंजेस बिटवीन 33 एंड 37। तो कहा जाए नॉर्मली यदि देखा जाए तो 33 से 37 के बीच में, मतलब कि 33 ग्राम पर 1 kg के बीच में वेरी करता है 37 ग्राम तक। इन द लैंड लॉक्ड रेड सी, तो जो लैंड लॉक्ड सी है जैसे रेड सी हो गया, हाई है 41 के आसपास। ठीक है, वही इस्चुअरी एंड आर्कटिक द सैलिनिटी फ्लक्चुएट फ्रॉम 0 to 35। तो कहा जा रहा है कि वहीं इस्चुअरी और आर्कटिक के बीच में, ठीक है, 0 से 35 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। इन हॉट एंड ड्राई रीजन वाटर इवेपोरेशन इज हाई द सैलिनिटी बिकम 70। तो कहा जा रहा है कि हॉट और ड्राई रीजन में जहाँ पे इवेपोरेशन तेजी से होता है वहाँ पे सैलिनिटी 70 के आसपास पहुँच जाता है। द सैलिनिटी वेरिएशन इन पैसिफिक ओशन इज मेनली ड्यू टू शेप एंड लार्जर एरियल एक्सटेंट। तो सैलिनिटी वेरिएशन जो पैसिफिक ओशन में उसके शेप के कारण है, काफ़ी बड़ा होने के कारण है। सैलिनिटी डिक्रीज फ्रॉम 35 to 31 ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यदि जाए तो 35 से 31 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, डिक्रीज करता है यदि हम लोग वेस्टर्न पार्ट में जाए।
ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आर्कटिक रीजन से फ्रेश वाटर आते रहता है और आर्कटिक रीजन का पानी काफ़ी कम है, मतलब उसमें नमक कम है, तो इसके कारण से वहाँ पे डेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। इन द सेम वे 15 to 20 साउथ डिक्रीज टू 33। तो उसी तरह से यदि नीचे जाए, मतलब कि इक्वेटर से नीचे जाए तो वहाँ पे 33 ग्राम के आसपास आ जाता है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ अटलांटिक ओशन और 36, अटलांटिक ओशन का जो एवरेज सैलिनिटी 36 के आसपास है। हाईएस्ट सैलिनिटी इज रिकॉर्डेड बिटवीन 50 डिग्री एंड 20 डिग्री लैटिट्यूड। मैक्सिमम सैलिनिटी 37 इज ऑब्जर्व बिटवीन 20 डिग्री एंड 30 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, तो यदि हम और यहाँ पे देखें तो नॉर्थ सी इन स्पाइट ऑफ इट्स लोकेशन इन हायर एल्टीट्यूड रिकॉर्ड्स हाई सैलिनिटी ड्यू टू मोर सैलाइन वाटर ब्रॉट बाय द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ सी है वो ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में है, मतलब कि ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड मतलब कि इधर के आसपास पड़ता है, यहाँ पे यूरोप के रीजन में। यहाँ पे नॉर्थ सी जहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, इधर एरिया में है नॉर्थ सी। ठीक है, तो नॉर्थ सी उधर में है, फिर भी वहाँ का सैलिनिटी ज़्यादा है। एक्चुअली उस एरिया के बाकी सारे जगहों का सैलिनिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से जो सैलाइन वाटर है जिसके कारण से उसका सैलिनिटी ज़्यादा है। बाल्टिक सी रिकॉर्ड रो सैलिनिटी ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर इन लार्ज क्वांटिटी। बाल्टिक सी में काफ़ी ज़्यादा पानी आते रहता है रिवर का, जिसके कारण से इसका सैलिनिटी कम। मेटेरियन सी रिकॉर्ड हायर सैलिनिटी ड्यू टू हाई इवापोरेशन। मेटेरियन सी में इवापोरेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण से सैलिनिटी भी उसका ज़्यादा है। सैलिनिटी हाउएवर लो इन ब्लैक सी ड्यू टू इनॉर्मस फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स बाय रिवर। ब्लैक सी में सैलिनिटी कम है, जबकि ये लैंडलॉक्ड सी है। ठीक है, लैंडलॉक्ड है फिर भी इसका सैलिनिटी कम है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा रिवर फ्लो करता है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ इंडियन ओशन 35। तो इंडियन ओशन का एवरेज सैलिनिटी 35 ग्राम है। द लो सैलिनिटी ट्रेंडेड बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में लो सैलिनिटी है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर गिरता है, जिसके सैलिनिटी यहाँ लो है। वह अरेबियन सी में कम पानी यहाँ पे गिरता है, इवापोरेशन वहाँ पे हाई है, जिसके कारण से उसका सैलिनिटी ज़्यादा है। इसी कारण से गुजरात कोस्ट पे नमक काफ़ी ज़्यादा होता है, बंगाल कोस्ट पे नमक नहीं होता उतना। ठीक है, नेक्स्ट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखें कहाँ पे ज़्यादा। अब ऊपर से नीचे जाने पे सैलिनिटी का क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सैलिनिटी चेंजेज विद डेप्थ। तो डेप्थ के साथ भी सैलिनिटी चेंज होता है, बट द वे इट चेंज डिपेंड अपॉन द लोकेशन। तो कहा जाए लेकिन चेंज होना उसके लोकेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सैलिनिटी को शो किया गया कहाँ पे कितना, जैसा कि आप यहाँ पे इंडियन ओशन में देख सकते हैं, यहाँ पे 34 के आसपास है और वहीं इधर 36 है। क्यों? इधर ज़्यादा रिवर फ्लो करता है। फ्रेश वाटर इधर जहाँ फ्लो करेगा सैलिनिटी कम हो जाएगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा सैलिनिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सैलिनिटी एट द सरफेस इंक्रीजेज बाय द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवापोरेशन। तो कहा जा रहा है कि सैलिनिटी लॉस करता है किसके कारण? तो पानी के आइस बन जाना, उसके बाद इवापोरेशन के कारण, और डिक्रीज बाय इनपुट ऑफ फ्रेश वाटर। इनपुट मतलब फ्रेश वाटर जब आता है तो वहाँ पे डिक्रीज करता है सैलिनिटी, और पानी यदि आइस बन जाए इवापोरेट हो जाए तो वहाँ पे सैलिनिटी घट जाता है, और पानी और आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे सैलिनिटी भी डिक्रीज, वहाँ पे भी डिक्रीज करता है। सच एज फ्रॉम द रिवर सैलिनिटी एट डेप्थ इज वेरी मच फिक्स। तो कहा जाए लेकिन गहराई पे जाने पे सैलिनिटी लगभग फिक्स्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे न इवापोरेशन होता है, नदी का पानी पहुँचता है। ठीक है, बिकॉज नो वे टू वाटर लॉस्ट, क्योंकि वहाँ पानी न लॉस्ट होता है न साल्ट वहाँ पे ऐड होता है। देयर फॉर मार्क डिफरेंस इज सैलिनिटी बिटवीन द सरफेस जोन एंड द डीप जोन ऑफ द ओशियन। तो इस तरह के सरफेस जोन और डीप जोन के बीच में सैलिनिटी का एक क्लियर मार्किंग किया जा सकता है। द लोअर सैलिनिटी वाटर रिसेट अबव द हायर सैलिनिटी डेंस वाटर। जो लोअर सैलिनिटी का वाटर है वो हायर सैलिनिटी डेंस वाटर के ऊपर होता है, मतलब कि उसको रिसेट करते रहता है आपस में। सैलिनिटी जनरली इंक्रीजेज विद डेप्थ। नॉर्मली जो है डेप्थ बढ़ने के साथ साथ सैलिनिटी बढ़ता जाता है। देयर इज अ डिस्टिंक्ट कॉल्ड हेलोक्लाइन। तो कहा जा रहा है कि एक जोन बन जाता है जहाँ पर सैलिनिटी बढ़ने लगता है, उसको हेलोक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, ऊपर में हम लोग थर्मोक्लाइन देखे थे, अब यहाँ पे हेलोक्लाइन आया है। तो ये सब वर्ड याद रखिए। फिर सैलिनिटी इंक्रीजेज शार्पली, जहाँ से सैलिनिटी तुरंत बढ़ने लगता है। अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट इंक्रीजिंग सैलिनिटी ऑफ सी वाटर का डेंसिटी टू इंक्रीज। दूसरा कांस्टेंट है कि डेंसिटी बढ़ता है। हाई सैलिनिटी सी वाटर जनरली सिंक बिलो द लोअर। तो कहा जा रहा है कि जो हाई सैलिनिटी वाले सी वाटर सिंक करते हैं, नीचे होते हैं, और ऊपर में कम सैलिनिटी वाला सी वाटर होता है। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। आपके लिए होमवर्क है कि यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्या इसको दीजिए। 2 क्वेश्चन यहाँ पे है और 3 क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन का उत्तर आप दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आज का ये समाप्त होता है चैप्टर 13 यहाँ पे खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।